गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बार पुनः हमारे जो बीए पार्ट थर्ड है, बीए फाइनल, उसकी एक नवीनतम पोएम के साथ, एक न्यू पोएम के साथ, न्यू चैप्टर के साथ मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम देखेंगे कि हमारी जो पोएम है पीबी शैली, जो कि एक महानतम लेखक माने जाते हैं हमारे अंग्रेजी साहित्य के, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत पोएम हमें आज देखने को मिलेगी। क्या नाम है? ओड टू द वेस्ट विंड। ये एक ओड है। क्या है? एक ओड है। ओड का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी को जैसे प्रार्थना वार्थना करते हैं ना, तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पे ओड कहते हैं। ठीक है, ये एक लिटरेरी टर्म भी है, इसे हम लिटरेरी टर्म भी कहेंगे। पढ़ेंगे हम, जैसे आपकी ये सारी क्लास होंगी, उसके बाद मैं एक दिन क्लास लूँगा लिटरेरी टर्म्स की, जो कि इंपॉर्टेंस जो लिटरेरी टर्म्स है आपके, उन सबको भी हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी एक पुनः एक नई चैप्टर के साथ, एक नई क्लास का। बीए थर्ड ईयर की क्लास है, बीए फाइनल की क्लास है, चल रही है हमारे ऑनलाइन पर। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपका 6th चैप्टर है, चैप्टर 6। ठीक है, देखते हैं अभी पीबी शैली। पीबी शैली की लिखी हुई एक सुंदरतम पोएम है। क्या? ओड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड का मतलब होता है पश्चिमी हवाएं। पश्चिमी हवाओं के ऊपर एक क्या लिखा है? ओड लिखा गया है। व्हाट टू रीड, इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें पोइट का, पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आउटलाइन देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पोएम की क्या मुख्य बातें वो देखेंगे। उसी को देखते हुए हम अपनी पोएम को कवर करते चलेंगे और फिर देखेंगे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। पोइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पोइट का पूरा नाम क्या है? पर्सी ब्यूसी शैली। पर्सी बीसी शैली, मतलब ये इनका पूरा नाम है। जन्म कब होता है, बर्थ कब होता है? 4 अगस्त 1792 में इनका जन्म होता है और 8 जुलाई 1822 को इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। 4 अगस्त 1792 को बर्थ होता है, 8 जुलाई 1822 को इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। कहाँ पे होती है? एट फील्ड प्लेस, वारहैम, वेस्ट ससेक्स और इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के थे स्पेशली, वहीं पर इनका जन्म होता है, वहीं पर इनकी डेथ होती है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन। ये एक क्या थे? बड़े थे परिवार के अंदर। किसके थे? इनके पिताजी का नाम क्या था? टिमोथी शैली। टिमोथी शैली, जो कि 1753 से 1844 तक बीच काल पीरियड में रहते हैं। ए वीक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे फॉर हॉर्सम। हॉर्सम जो जगह है वहाँ की, वहीं से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड थे फ्रॉम 1790 से 92 तक। एंड फॉर द सोरेन बिटवीन 1806 टू 1812, दो जगह से ये पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। एक तो कहाँ से? सोरेम और एक हॉर्सम से। ठीक है। वॉज ए ब्रिटिश राइटर हु कंसिडर वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट। यह एक बहुत ही मेजर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक थे हमारे अंग्रेजी साहित्य के, जो रोमांटिक एज है उसके। ठीक है। ए रेडिकल इन हिज पोइट्री एज वेल एज ही इज पॉलिटिकल एंड सोशल व्यूज। हम इस पोएम के अंदर, या हम इनकी जितनी भी पोइट्री है, जितने भी काम है, उसके अंदर मुख्य रूप से हम किन बातों का ध्यान, ज़्यादा विषय हमें जिस सब्जेक्ट को देखने को मिलता है वो क्या है? एक तो राजनीति से जुड़ा, एक सामाजिक जीवन से जुड़ा, जिसमें ये क्या करते थे, काफ़ी अपने काम लिखे और काफ़ी इनको इंटरेस्ट भी था इन चीज़ों के अंदर। क्योंकि हमने देखा है कि इनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो परिवार में कहीं ना कहीं क्या था? एक राजनीतिक, एक सामाजिक, जो कहते हैं ना कि एक पूरा वो माहौल था, वो उसी माहौल के अंदर ये पले बड़े थे, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा रहना स्वाभाविक था। हमें यहाँ पे देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि शैली डिड नॉट अचीव फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। शैली अपने जीवन काल के अंदर इतना फेम या इतना प्रसिद्ध नहीं होते, बट रिकॉग्निज ऑफ हिज अचीवमेंट इन पोइट्री गिव स्ट्रिक्टली फॉलोइंग हिज डेथ। जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जब इनकी पोएम्स पब्लिश होती हैं, लोग इनको जानने लगते हैं और उसके बाद इनको क्या मिलती है? प्रसिद्धि। अपने जीवन काल में इनको कभी भी क्या प्रसिद्धि नहीं मिलती। एंड ही बिकम एन important influence on a subsequent generation of poet। और ये एक बहुत ही important
वो कहते हैं ना जो आने वाली जो जनरेशन थी लेखकों की उनके लिए एक सब्सिक्वेंट बन जाते, एक मतलब एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट के रूप में ये जाने जाते हैं, इंक्लूडिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग, एल्जब्रॉन चार्ल्स स्विनबर्न एंड थॉमस हार्डी एंड W.B. Yeats. American literary critics Arnold Bloom described him as a super craftsman of a lyric poet without a revival. इसमें ये कहते हैं कि जो ये लेखक हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, चार्ल्स हैं, समीरन है, हार्डी है, यीट्स हैं, ये सारे जो अमेरिकन लिटरेरी के जो ये अमेरिकन जो अपने कहते हैं ना ब्रिटिश साहित्य के जो ये पोइट थे, इन्होंने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा। पीबी शैली के बारे में काफ़ी कुछ बातें इन्होंने अपने काम के अंदर लिखी। एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक्स थे जो कि हार्डी ब्लूम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी इनको डिस्क्राइब किया है ए सुपर क्राफ्टमैन, मतलब एक बहुत ही मतलब कहते हैं एक क्राफ्टमैन की संज्ञा इनको दी है। ए लिरिक पोइट विदाउट द रिवाइवल, सर्ली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट एवर टू राइट द पोएम। और ये जो थे इतने बहुत एडवांस तरीके की पोएमें लिखते थे, अपने काम में इतना एडवांस थे कि जब इनकी पोएमें लोगों के द्वारा पढ़ी गई तो उनको काफ़ी ये पोएमें पसंद आई। तो इसी तरह अब हम देखेंगे कि पर्सी ब्यूसी शैली इज वन ऑफ द एपिक पोइट। ये एक एपिक पोइट के नाम से भी जाने जाते थे। कहते हैं ना एक ग्रंथ के टाइप में उनकी पोइट्रियाँ हुआ करती थी ऑफ द 19th सेंचुरी, 1900 सेंचुरी के अंदर ये स्पेशली इन चीज़ों के लिए जाने जाते। इज बेस्ट नोन फॉर हिज क्लासिक एंथोलॉजी वाज वर्क सच एज ए ओड टू द वेस्ट विंड। ये ओड टू द वेस्ट विंड इनकी बहुत ही फेमस, या कहते हैं ना एक कथा के रूप में ये जो पोएम थी इनकी बहुत ही उस समय प्रसिद्ध हुई। एंड मास्क्यू ऑफ आर्मी, मैस्क्यू ऑफ आर्कनी, ये भी एक इनकी बहुत फेमस पोइट जानी जाती है। ही इज ऑल्सो नोन एज फॉर हिज लॉन्ग फॉर्म पोइट्री इंक्लूडिंग क्वीन मैब एंड एलेस्ट्रॉल। इनकी एक बहुत ही लंबी पोएम थी, उसके लिए भी ये जाने जाते। क्या नाम था? क्वीन मैब एंड आल्स्टोर और क्वीन मैब के का जो ये पोएम है इनकी, ये इनकी सबसे लंबी पोइट्री के नाम से भी जानी जाती है। शैली पोइट्री वॉज फुल ऑफ ट्रेमेनियस इमेजनरी एंड सिम्बोलिज्म। इनकी जो पोइट्री है उसमें खास तौर का एक इमेजनरी सीन देखने को मिलता है, हमें एक सिम्बोलिज्म देखने को मिलता है। हिज इमेजनरी प्रिलिमिनरी विजुअल, ही यूज्ड ए लॉट ऑफ मेटाफर्स एंड सिमिलीज एज वेल। अपने पोइट्री के अंदर ये काफ़ी सिमिलीज का यूज़ करते हैं, जो लिटरेरी फॉर्म है उसका यूज़ करते हैं, मेटाफर का यूज़ करते हैं कि हर बात को ये क्या करते हैं एक बहुत ही बढ़ चढ़ाकर बताते हैं अपनी पोइट्री के अंदर। ही यूज ए सीक्वेंस ऑफ सिमिलीज, अमेजिंग सिमिलीज एंड इन द पोइट्री टू द स्काईलार्क फॉर एग्जाम्पल। ये स्पेशली जो इनकी सिमिलीज है, जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, इसका स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री के अंदर, क्योंकि ये हर चीज़ों की क्या करना चाहते हैं, तुलना करते हैं। तो हम सिमिलीज के अंदर स्पेशली वही पढ़ते हैं कि जैसे अज या अज लाइक अज, ये सारी चीज़ें जब हम किसी की तुलना करते हैं तो वो चीज़ें हम सिमिली के अंदर देखते हैं। तो ये भी यहाँ पे अपनी पोइट्री के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ों की तुलना करते हैं। स्पेशली हम एग्जाम्पल भी लेंगे यहाँ पे टू द स्काईलार्क, ये इनकी पोएम थी जिसमें आपको बड़े पैमाने पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। फिर हम देखते हैं कि मैरी वोllstonecraft शैली बेस्ट नोन बुक इज फ्रैंकस्टेन और द मॉडर्न पैथेमस। ये दो इनकी स्पेशल बुक थी जो उस समय 1818 में और 1831 में वापस रिवाइज हुई थी, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं ओड टू द वेस्ट विंड इज एन ओड। ये एक क्या है? ओड है, एक खूबसूरत ओड है, रिटन बाय पर्सी शैली इन 1819 के अंदर लिखा गया। ये बहुत ही खूबसूरत सा क्या है, एक वुड है। इन ए कैस्किन वुड नियर फ्लोरेंस, वहाँ पे एक वुड है, एक जंगल है। क्या नाम है? कैसिन जो वुड है, एक जंगल है। कहाँ पे है ये जंगल? फ्लोरेंस के अंदर, इटली के अंदर। स्पेशली उसी के लिए ये जाने जाते हैं। वहाँ पे इन्होंने ये बैठे थे या घूमने गए थे, तो वहाँ पे इनको जब ये सारी चीज़ें पता चली, वहाँ पे इनको एक ओड लिखने का मन हुआ और उन्होंने वहाँ पे वर्ड लिख डाला। इट वॉज एन ओरिजिनली पब्लिश इन 1820 के अंदर ये पब्लिश होता है बाय चार्ल्स ओलियर इन लंदन एज पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्रोथेमस अबाउंड।
ये स्पेशली कहाँ पे पब्लिश होती है? 1820 में पब्लिश होती है। किसके द्वारा पब्लिश होती है? चार्ल्स ओलिवर इन लंदन में पब्लिश होती है एज ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए प्रोथेमस अनबाउंड, ए लिरिकल ड्रामा इन ए 4 एक्ट विथ अदर पोएम। यहाँ पे ये एक जो पोथेमस अनबाउंड एक जो लिरिकल ड्रामा है, इसी बुक के अंदर ये स्पेशली ये पब्लिश होती है। इसके साथ बहुत इसकी और भी कुछ पोएम में पब्लिश होती है, लेकिन ये पोएम सबसे स्पेशल मानी जाती है। फिर हम देखते हैं कि इन द पोएम द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस टू द वेस्ट विंड। इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो नरेटर है, जो स्पीकर है, जो वो पोइट है, वो डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं किसे? वेस्ट विंड को। जो पश्चिमी हवाएं चलती हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। द स्पीकर ट्रीट द वेस्ट विंड एज द फोर्स ऑफ ए डेथ। यहाँ पे जो वेस्ट विंड है उसको फोर्स ऑफ ए डेथ मतलब मृत्यु की और जो झुकाव है उसके लिए स्पेशली ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसको एड्रेस कर रहे हैं। एंड decay and welcome his death and decay because it means that the rejuvenations and rebirth will come। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये एक फोर्स की तरह यूज की जाती है वेस्ट विंड, और किस तरह से ये क्या कर रही है? वेलकम कर रही है डेथ का। क्या कर रही है? वेलकम कर रही है। बिकॉज मीन्स दैट अगर हम जब मर जाएंगे तो हमें वापस एक क्या मिलेगी? रीजनरेशन मिलेगी। हम वापस से एक न्यू जनरेशन के अंदर पैदा होंगे। तो यहाँ पे हम इस पोएम के थ्रू देखेंगे कि किस तरह की डेथ और किस तरह का न्यू बर्थ वापस हमको यहाँ पे पोइट के द्वारा इस पोएम के अंदर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 3 लोगों को इसमें मतलब 3 जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पे 3 जो एलिमेंट्स कहते हैं, 3 तत्व कहते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तो क्या? एक तो जो प्रार्थना जिसे की जा रही है, किसे की जा रही है? वेस्ट विंड को। किसे की जा रही है? वेस्ट विंड को। फिर हम देखेंगे कि एक जो प्रार्थना करने वाला वो कौन है? स्वयं हमारे पोइट। ठीक है। और फिर देखेंगे कि किसके लिए की जा रही है। तो ये प्रार्थना स्पेशली की जा रही है लोगों के लिए, लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए स्पेशली ये प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स स्पेशली हमें इस पोएम के थ्रू देखने को मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि पोएम क्या है, पोएम क्या चीजें कह रही है, हमें आउटलाइन क्या है इस पोएम की, हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। द स्पीकर इन्वोक्स वाइल्ड वेस्ट विंड। स्पीकर स्पेशली क्या कर रहा है? इन्वोक कर रहा है किसे? ये जो इतनी भयानक जो वेस्ट विंड चल रही है, इससे क्या कर रहा है? वो एड्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है ऑफ ऑटम, जो ऑटम महीने में जो पश्चिमी हवाएं चल रही है उसे स्पेशली ये क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है। विच स्कैटर द डेथ लीव, जो कि क्या कर रही है? जब वो हवाएं चल रही है तो स्पेशली यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि किस तरह से वो आती है, और जैसे जो पत्ते, जो टूटे हुए जो पत्ते पड़े धरती के ऊपर, उससे वो लेके चली जाती है या उड़ा लेके चली जाती है। और उसी के साथ जो बीज होते हैं, जो अपने जो फल जो नीचे गिरते हैं, जो पेड़ों के जो बीज होते हैं, उन्हें क्या करती हैं? उन्हें भी वहाँ पे जो जमीन के अंदर जो कहते हैं ना कि जो एकदम कहीं खड्डे होते हैं, कहीं ऐसे लकीरें आई हुई होती है जमीन के अंदर, तो उसी के अंदर जाके उनको भी डाल देती है, और वो पूरे सर्दी वहाँ पे पड़े रहते हैं। और जब वापस स्प्रिंग का मौसम आता है तो वो क्या होता है? वो एक नए पौधे के रूप में वापस जन्म लेता है। तो हमने अभी देखा था कि किस तरह से डेथ देखने को मिल रही है, किस तरह से वापस रीबर्थ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये कर रहा है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि किस तरह से वो टूटे हुए पत्ते हैं उन्हें वो यहाँ से लेके चली जाती है। तो ये एक क्या है? नाशक का काम करती है। यहाँ पे एक ये क्या कर रही है? डेथ का काम कर रही है। और जिस तरह से जो बीज है वो वापस उन जो लकीरें हैं, उस जो खड्डे हैं उसके अंदर जाके जब गिर जाते हैं, और पूरे सर्दी पड़े रहने के बाद जब वापस स्प्रिंग मौसम आता है जब, तो उसके अंदर वो उनका वापस क्या होता है? रीबर्थ होता है, वापस एक नए पेड़ के रूप में उनका जन्म होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे स्पेशली देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं कि विच स्कैटर द डेथ लीव्स एंड स्प्रेड सीड्स सो दैट दे मे नर्चर्ड बाय द स्प्रिंग। यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि किस तरह से जो लीव्स है, पत्ते हैं, उनको उड़ा ले जाती है, और जो सीड्स हैं, जो बीज है, वो वहाँ पे पड़े रहते हैं, और वापस जब स्प्रिंग मौसम आता है तब वो वापस क्या करते हैं? रीबर्थ करते हैं। एंड आस्क द विंड ए डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। यहाँ पे इस वेस्ट विंड को 2 नाम दिए गए। एक तो डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर मतलब नाशक, और प्रिजर्वर मतलब रक्षक।
नाशक और रक्षक की दो संज्ञा यहाँ पे हमें स्पेशली देखने को वेस्ट विंड के लिए मिलती है। फिर हम देखते हैं द स्पीकर कॉल द विंड द ड्रीज ऑफ डाइंग ईयर। ये क्या कह रही है कि ये जो विंड है, ये जो हवाएं हैं, ये क्या है, एक ड्रेज है, एक डाइंग ईयर है, मतलब साल के पूरे होने के बाद जब ये हवाएं चलती हैं तो पूरी, जैसे कि जो साफ सफाई के रूप में जैसे हम काम करते हैं ना, जैसे दिवाली के मौसम में आते हैं हम, दिवाली आते हैं हम साफ सफाई करते हैं, उसी तरह से ये जब हवाएं चलती हैं तो धरती के ऊपर जितने वक्त कचरा पड़ा होता है वो सारा क्या लेके जा रही है, उड़ा लेके जाती है ये। फिर हम देखते हैं कि एंड डिस्क्राइब हाउ इट स्ट्रिंग अप वायलेंट स्टॉर्म, और किस तरह से ये एक वायलेंट स्टॉर्म, एक कहते हैं ना कि एक गर्जना के रूप में, एक तूफान के रूप में भी यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड अगेन इम्प्लोर्स इट टू हियर हिम। द स्पीकर से दैट द विंड स्टार्ट्स द मेडिटेरियन फ्रॉम द हिज समर ड्रीम्स। यहाँ पे स्पेशली हमने को ये देखने को मिलता है कि जब ये पश्चिमी हवाएं चलती है तो उसके साथ वो बड़े मेघ, जो हमारे जो बादल है, बड़े घने बादल है, वो लेके चलती हैं। और रात्रि के समय जब हम उन बादलों को देखते हैं तो किस तरह से जैसे एक कब्र के ऊपर जो कब्रें हैं, उन कब्रों के ऊपर ऐसे लगता है कि एक काली छत बन गई है। कैसी बन गई है? एक काली छत बन गई है। तो इस तरह के बादल, वो घने बादल यहाँ पे लेके आती है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है, जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, उसके ऊपर से जब ये हवा गुजरती है तो वो उसकी जो समर ड्रीम्स हैं, उसके जो ग्रीष्म ऋतु की जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उसको वो उससे जगा देती है। किसे जगा देती है? मेडिटेरियन सी को। एंड क्लीव्स द अटलांटिक इनटू ए चॉपी सेज मेकिंग द स्प्लैशलेस फॉलिंग एंड ओशन ट्रेमलिंग एंड आस्क फॉर द थर्ड टाइम दैट इट हियर हिम। और ये जब अटलांटिक से गुजरती है तब उसकी जो लहरें हैं, जो शांत लहरें, उन्हें भी क्या करती हैं, ये चिन्ह भिन्न कर देती है और उसे वापिस से क्या करती है, एक ट्रेम्बलिंग ओशन की तरह उसे महसूस करवा देती है। कौन सी हवा करवा देती है? वो वेस्ट विंड, स्पेशली कौन सी? वेस्ट विंड। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि द स्पीकर से दैट इफ ही वियर ए डेड लीफ, अगर वो कहते हैं कि किस तरह से जो ये लीफ है, जो पत्ते हैं, ये डेड जो पत्ते हैं, दैट द विंड कुड बियर और ए कुड इट कुड कैरी और ए वेव इट कुड पुश और इवन इफ दे वियर एज ए बॉय द कमरेड द विंड्स विंडिंग ओवर हेवन। यहाँ पे कहते हैं कि किस तरह से ये जो डेड लीफ है उसे क्या करती हैं, बियर करती है, उठा लेती है, किस तरह से ये लेके चलती है, किस तरह से ये पुश करती हैं, किस तरह से ये उसको दूसरी जगह तक लेके चली जाती है। जस्ट लाइक एक कॉमरेड, एक जो लड़का जो कॉमरेड होता है, उस तरह से ये काम करती है। फिर हम देखते हैं कि देन ही वुड नेवर हैव नीडेड टू प्रे टू द विंड एंड इन्वोक इट्स पावर। अब ये कहते हैं कि मैं उसे क्या है, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो हमारे जो लेखक हैं वो स्पेशली क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जब मैं बचपन में था, जब मैं यंग था, तब मेरे पास तुम्हारे जैसी ही शक्ति थी, मैं तुम्हारे जैसे ही फुर्तीला था, तुम्हारी शक्ति के द्वारा ही ऐसा लगता था कि तुम जैसे आज जितनी ताकतवर हो उसी तरह से मैं भी ताकतवर था और मैं उसी तरह से इधर से उधर बहुत सारी चीज़ें करता था, जस्ट लाइक एक कॉमरेड। और आज मैं क्या हो गया हूँ, पूरी तरह से थक गया हूँ। मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम क्या करो, मेरे अंदर वही वापस ऊर्जा भर दो और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ क्या करूँ, यहाँ पे भागूँ या तुम्हारे साथ चलूँ। कौन कहता है? स्पेशली हमारे पोइट कहते हैं। फिर कहते हैं कि ही प्लीड्स विद द विंड टू लिफ्ट हिम अस ए वेव ए लीफ ए क्लाउड फॉर थो ही इज लाइक द विंड एट हार्ट अनटेमलिंग एंड प्राउड। यहाँ पे स्पेशली कहते हैं कि जब ये कहते हैं कि जब मैं इस विंड के साथ चलूँगा, ये जो हवा के साथ मैं चलूँगा, तो मुझे खुद को क्या होगा, एक प्राउड फील होगा। मैं खुद एक क्या बनूँगा, मुझे एक महसूस होगा कि किस तरह से कि जब मैं यंग था और मैं उसकी तरह मेरे अंदर भी क्या थी, एक ऊर्जा थी, एक जो जवानी के अंदर जो मेरी ऊर्जा थी, मैं किस तरह से यहाँ से वहाँ अपने सारे काम कर देता था, बड़ी फुर्ती थी मेरे। आज वो चीज़ नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो विंड है, जो वेस्ट विंड है, ये मेरे अंदर वही फुर्ती, वही सारी ताकत एक बार पुनः मेरे अंदर भर दे और मैं इसके साथ साथ क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे चलना चाहता हूँ। तो एक होप भी है यहाँ पे। हमारे जो लेखक हैं उनका स्पेशली एक
आशा है इस वेस्ट विंड के साथ। फिर हम देखते हैं कि द स्पीकर आस्क्स द विंड मेक मी थाई लिरी। यहाँ पे ये खुद उनकी एक विश है, इनकी एक इच्छा है, टू बी हिज ओन स्पिरिट, कि उनके खुद के लिए एक आशा है, एंड ड्राइव हिज थॉट, और वो खुद के विचार वहाँ पे बता रहे हैं कि अक्रॉस द यूनिवर्स, उस संसार के अंदर ये खुद के विचार बता रहे हैं कि लाइक वेदर लीव्स टू क्विकन ए न्यू बर्थ, और किस तरह से ये जो लीव्स हैं, ये पत्ते जब टूट जाते हैं और क्विक वापस से एक नए पत्ते का जन्म होता है, न्यू बर्थ होता है। ही आस्क्ड द विंड बाय इंडिकेशंस ऑफ हिज वर्ड्स टू स्कैटर हिज वर्ड अमंग मैनकाइंड, टू बी द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेशंसी। यहाँ पे ये स्पेशली कहते हैं कि किस तरह से जो एक नया पत्ता है वापस से रिबर्थ हो रहा है, वापस से इस हवा से, ये एक ऐसी हवा है, एक कहते हैं ना, एक जो कि क्या है, एक प्रिजर्वर भी है और एक डेस्ट्रॉयर भी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ही आस्क्ड द विंड, ये विंड से पूछते हैं, हवा से पूछते हैं कि तुम क्या, तुम्हारी जो वर्ड्स है, तुम्हारे जो स्कैटर हिज वर्ड्स, जो तुम्हारे स्कैटर है, तुम्हारी जो शब्द है, वो क्या है, हमारी जो मैनकाइंड है, जो मानव जाति है, उसके लिए क्या है, एक ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेशंसी है, मतलब एक आशा की उम्मीद है। ठीक है। फिर कहते हैं कि स्पीकिंग बोथ इन ए रिगार्ड टू द सीजन एंड ही रिगार्डेड टू अफेक्ट अपॉन ए मैनकाइंड दैट ही होप्स हिज वर्ड टू हैव, द स्पीकर आस्क इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी ए फार बिहाइंड। ये कहते हैं कि किस तरह से ये जो सीजन है, एक के आने के बाद दूसरा चला जाता है, दूसरे आने के बाद तीसरा चला जाता है, उसी तरह से ये कहते हैं कि इस मानव जाति के अंदर भी ये निश्चित है कि अगर जन्म हुआ है तो उसकी डेथ होगी, डेथ होके वो वापस से नया जन्म लेके वापस इस धरती के ऊपर आएगा। कि जिस तरह से इफ विंटर कम्स देन स्प्रिंग बी ए फार, कि जब शरद ऋतु आती है तो स्प्रिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ईच ऑफ द 7 पार्ट्स ऑफ द ओड टू द वेस्ट विंड, ये जो अगर ये जो पूरी पोएम है, ये 7 पार्ट्स में 7 पैराग्राफ हैं, कंटेन 5 स्टेंजा, टोटल कितने 5 स्टेंजा लेके ये पोएम बनी है। ठीक है, 5 स्टेंजा स्पेशली यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर 7 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 7 पार्ट्स हैं। 4 3 लाइन्स, 4 तो कैसे हैं, 3 लाइन के हैं स्टेंजा, एंड 2 लाइन्स कपलेट, और 2 लाइन का क्या है, कपलेट है। ठीक है। ऑल मेथड इन ए आयम्बिक पेंटामीटर, सारे क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखे हुए। फिर द राइम स्कीम ऑफ ईच पार्ट फॉलो द पैटर्न नोन एज ए ट्रेजा रिमा, ट्रेजा रिमा की जो राइम स्कीम है वो यहाँ पे स्पेशली फॉलो होती है। और हम देखेंगे कि द 7 पार्ट ओ टू द वेस्ट विंड फॉलो द स्कीम ए बी ए बी सी बी सी डी ई डी डबल ई। ठीक है, ये जो इसकी राइम स्कीम है, ये लेके ये जो हमारी वेस्ट विंड है, ये स्पेशली यहाँ पे चलती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पोइट क्या कर रहा है, एक प्रार्थना कर रहा है, इस वेस्ट विंड से प्रार्थना कर रहा है कि तुम जब आती हो तो यहाँ पे क्या है, जो धरती के ऊपर जितने भी पत्ते हैं, जो मुरझाई हुई चीजें हैं, जो मृत चीजें, उसे क्या करती हो, उठा ले जाती हो, और उसी के साथ तुम क्या करती हो, एक न्यू रीबर्थ करने का भी काम करती हो। कि किस तरह से उन बीजों को लेके आप उसके अंदर डाल देती हो, उन दरारों के अंदर डाल देती हो, कि जब ये कुछ समय के बाद जब ये वापस एक नए पौधे के रूप में रीजन्म लेते हैं। उसी तरह से ये कहते हैं कि जब मैं जवान था, मैं भी तुम्हारी तरह फुर्तीला था, तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ से वहाँ सारे काम करता था, उसी तरह से मैं आशा करता हूँ कि तुम एक बार पुनः मेरे अंदर वही शक्तियाँ वापस भर दो, कि मैं क्या करूँ, तुम्हारे साथ साथ चल सकूँ। तो ये एक पोइट की विश भी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इतनी एक अच्छी सी मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे पोएम हमारे, कि किस तरह से जो यहाँ पे जो भूमध्य सागर है, उसकी जो वो पूरी जो गर्मी तक सोया हुआ होता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। जब ये विंड आती है तो वो क्या करती है, इसे पूरी तरह से हिला देती है। अटलांटिक ओशन के अंदर जब जाती है ये हवा, तो वहाँ पे क्या होता है तो वहाँ पे जो उसकी जो फुलेज है, उसकी जो लहरें हैं, उससे क्या करती है, इधर से उधर पूरी तरह से ट्रेम्बलिंग कर देती हैं, उसकी लहरों को हिला देती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है हमारे किसकी, पीबी शैली की, ओड टू द वेस्ट विंड। ये खूबसूरत सा ओड लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसके। राइट ए नोट ऑन पीबी शैली पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। आपको एक नोट लिखना है किसके ऊपर, पीबी शैली के जो पोएम है, क्या नाम है, ओड टू द वेस्ट विंड, इसके ऊपर आपको एक क्या लिखना है, नोट लिखना है।
आई होप कि ये एक खूबसूरत सी पोएम थी, आपको समझ में आई होगी। आसान सी भाषा में मैं आपके सामने रोज लेके आता हूँ, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसका क्वेश्चन आ चुके हैं जेएनयू के अंदर। तो आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। अब हम चलेंगे एक और नई पोएम के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।